distinction between these two types of companies is that in the former case, the members may be called upon to discharge their liability only after commencement of the winding up and only subject to certain conditions. But in the latter case, they may be called upon to do so at any time, either during the company's lifetime or during its winding up. ये तो आ गया ना कि सर शेयर कंपनी में कभी भी पैसा मंगा लो बचा हुआ, लिमिटेड बाय गारंटी में ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग मंगा सकते हो। टैबुलर फॉर्मेट में आज सब बना के देंगे मेरे को ये डिफरेंसेस, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ कुंजी। It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members. Therefore, such a company may be useful only when no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment, fees, charges, donations, etc. क्या कहना चाह रहा है कि सर गारंटी कंपनी, फिर आप खुद समझ जाओ, जब शुरुआत में पैसे मंगाती ही नहीं है अपने मेंबर्स से, तो सर गारंटी कंपनी कैसी लोगों को खोलने चाहिए कि सर जिनको इनिशियल वर्किंग फंड्स की कोई जरूरत नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अब, ठीक है, तो ऐसी कंपनियों को ऐसी कंपनियों को ही गारंटी कंपनी खोलनी चाहिए। तो फिर वो अपना काम कैसे चलाती हैं कि सर वो अलग अलग नाम से पैसे लेती रहती है लोगों से, एंडोमेंट, फीस, चार्जेस, डोनेशंस, इस तरीके से कंपनी का काम चलता है, मेंबर्स को परेशान नहीं करती है, ठीक है। सो अब आता है मेन लास्ट केस, दैट इज इन नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू केस। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सर गारंटी कंपनी रिफ्यूज कर सकती है टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी because it is in a different footing than that of a company which is limited by shares, ठीक है। So the membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholders। ये कंपनी का मामला अलग ही चलता है, इनिशियल पैसे की जरूरत होती नहीं है, फीस वगैरह से अपना अरेंजमेंट कर लेती है, फीस से, डोनेशन से, इसमें मेंबर्स के राइट्स भी अलग चलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जैसे राइट्स नहीं चलते हैं, ये अलग कहानी है, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट पे अपन आते हैं, अनलिमिटेड कंपनी की तरफ आते हैं, और आज अपन पहला कैटेगराइजेशन पूरा करते हैं। अनलिमिटेड कंपनी कौन पढ़ेगा भाई? अनलिमिटेड कंपनी पढ़ेगा मुकुंद। पढ़ो। हाँ पढ़ना बेटा। Section 2, subsection 92 of the Companies Act 2013 defines unlimited company as a company not having any limit on the liability of its members. In such a company, the liability of a member ceases when he ceases to be a member. देखो बहुत जरूरी है जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंपनी है, उस कैसी कंपनी है, एमओए में क्या लिखा हुआ है? एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा हुआ है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अरे बाप रे, तो फिर सर मेंबर्स ने कंपनी क्यों खोली? उनको तो पार्टनरशिप ही खोल लेनी चाहिए थी, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वही कहानी यहाँ चिपक गई यार आके, कि जो कंपनी का मेंबर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, 4 मेंबर्स हैं सर, इनकी सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इनकी सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। और बाप रे, तो इसका क्या सर मतलब? बट एक कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे रह सकता है? मैं बता आपने रहा ही तो हूँ, बोला था कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन भैया तो ऐसी कंपनी में मेंबर बन रहा है तो खुद सोच समझ के बनना, मेरे को नहीं बनना है ऐसी कंपनी में, नहीं तो मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। बात समझ आ गई? अपने आंख नाक कान खुले रखो, कैसी कंपनी में मेंबर बन रहे हो, क्या करोगे, पहले उस कंपनी के एमओए उठा के पढ़ लो, फिर उस कंपनी के में हाथ डालना, अदरवाइज मत डालना, ठीक है। चलिए तो सर अब इस कंपनी की देनदारियां है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, इस कंपनी को चुकाना है 5 करोड़ रुपए। सर इसका मतलब, ध्यान से सुनना जो नेक्स्ट लाइन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि सर हर मेंबर 5 करोड़ रुपए तक देने के लिए लायबल बनाया जा सकता है, हर मेंबर। समझो, कंपनी का मन आ गया कि सारा का सारा पैसा मिस्टर ए से दिलवाना है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सबकी है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है, जितना पैसा चाहे कंपनी मांग सकती है, जितनी लाइबिलिटी है पूरा का पूरा एक से मांग सकती है। तो 5 करोड़ रुपए
कंपनी पूरा का पूरा मिस्टर ए से डिमांड कर सकती है क्या? द आंसर इज यस, बिकॉज एवरी मेंबर इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए चुकाने को मिस्टर ए को बोला जा सकता है, ये मना नहीं कर सकता है। ये नहीं बोल सकता कि 5 करोड़ डिवाइड बाय 4 करो तो, और 5 करोड़ डिवाइड बाय 4 कितना होता है कि सर 1.25 करोड़, उतना मैं दे देता हूं, बाकी दूसरों से लो। नहीं, ये नहीं बोल सकता, इसको पूरे 5 करोड़ देने पड़ेंगे। बट हमारा कंपनीज एक्ट इतना भी निष्ठुर नहीं है। ये क्या बोलता है? आपको पूरे 5 करोड़ रुपए मांगे, आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपको बाद में एक राइट मिल जाएगा कि आप बरोबर कंट्रीब्यूशन इनसे वसूल लो। लेकिन आप इनिशियली देने से मना नहीं कर सकते हो 5 करोड़ रुपए को। कहानी समझ में आ गई? कि कंपनी बोलती है हम तो तेरे से भी वसूल सकते हैं, तेरे को एक हक आगे मिलता है कंपनीज एक्ट में कि तू बाकी लोगों से बरोबर बरोबर कंट्रीब्यूशन जो 1.25 1.25 1.25 का है तू वसूल ले। ठीक है, कंपनी की इच्छा है तो 2 जनों से मिलकर 5 करोड़ रुपए वसूल सकती है, ये मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए देने को कंपनी, क्योंकि इन सब ने क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ताज पहना हुआ है। ठीक है, तो सर पहली लाइन क्या है? अनलिमिटेड कंपनी में नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, कितना भी रुपया मांगा जा सकता है इन सच अ, लेकिन कंपनी की लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं मांगा जा सकता है। कंपनी की 5 करोड़ है तो मैक्सिमम उतना ही मांगा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी की लाइबिलिटी 5 करोड़ है और मांग ले 6 करोड़ दे दे यार तेरी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, in such a company the liability of a member ceases when he ceases to be a member। जब वो मेंबर नहीं रहता है तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ भाई। The liability of each member extends to whole amount of the company's debts and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members. ये बात समझ In में आ गई? case 5 करोड़ रुपए है तो हर मेंबर को 5 करोड़ रुपए के लिए लायबल बनाया जा सकता है, वो मना नहीं कर सकता, लेकिन उसको बदले में क्या मिलेगा? ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। सिंपल है नमित, समझ आ गया रे? ठीक है, आगे आगे बढ़ भाई। In case the company has share capital, the articles of association must state the amount of share capital and the amount of each share. ठीक है, नॉर्मल बात है, आगे। So long as the so long as the company is a going concern, the liability on the shares is the only liability which can be enforced by the company. टॉप, देखो ये बहुत मेजर पॉइंट है। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक उस मेंबर की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होती है कि सर शेयर्स पे जो भी रुपया बचा हुआ है मैक्सिमम उनकी उतनी लाइबिलिटी होती है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब होगी? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए परेशान किया जा सकता है। जब तक कंपनी चल रही है, गोइंग कंसर्न है, तब तक मेंबर्स को अनलिमिटेड लाइबिलिटी का इन्वोक नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाला पॉइंट यहाँ चिपका दिया उन्होंने कि वहां जब वाइंड अप हो रही होती तो ही गारंटी अमाउंट मांगा जा सकता है, उसी तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में जब तक चल रही है तब तक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला क्लॉज इन्वोक नहीं किया जा सकता। ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बातें करी जाएंगी। ठीक है, केवल एक आदमी मिस्टर ए को भी परेशान किया जा सकता है पूरी लाइबिलिटी के लिए। हाँ, वो मना नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा, बदले में उसको राइट मिलेगा बाकी मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन लेने का। आगे बढ़ भाई। The creditors can institute proceedings for winding up of the company for their claims. ठीक है, नॉर्मल है, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा है तो वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं कि भैया वाइंड अप कर दो और हमको हमारे पैसे लौटाओ। आपको पता है बाइजू नाम की एक कंपनी थी, है, बाइजूस। बायजूस के बारे में सुना है? टैबलेट और एजुकेशन, यस सर। उसके साथ में अभी यही हालत हो रही है। वो लोगों का पैसा नहीं चुका पा रही है, इनफैक्ट अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं दे पा रही है। तो अभी क्या हुआ, एक एंटिटी को उससे पैसा लेना बाकी था, उसने बायजूस के अगेंस्ट वाइंडिंग अप की प्ली लगा दी कि भैया ये तो क्रेडिटर है हम इसके, ये हमको पैसा नहीं दे। वो अनलिमिटेड कंपनी नहीं थी। ये पॉइंट जो है ना, ये सब पे लागू होता है। क्रेडिटर्स को उनका पैसा नहीं मिल रहा है ना तो वो कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं कि भैया बंद करो, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है हमको चुकाने को तो बंद करो, अपना सामान समेटो और जितना पैसा बन रहा है उतना दो हमें। ठीक है, तो अभी बायजूस के साथ में
ये हो चुका है, वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे एग्जाम या तुम्हारे से पहले वाले एग्जाम में यदि बायजूस के केस का निष्कर्ष आ जाता है, आउटकम आ जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ रही। The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company, which can be unlimited. विच कैन बी अनलिमिटेड, कितना भी, जितना कंपनी के डेट है उधर लिमिट हो जाएगी, लेकिन कितना, उस लिमिट में कितना भी, 5 करोड़ है तो 5 करोड़ रुपए तक पूरा आपको मांगा जा सकता है। तो क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं अनलिमिटेड कंपनी के? नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यस सर। द लाइबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर, यानी कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में से मुकुंद बाहर चला गया, उसी दिन से इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई अनलिमिटेड। ठीक है, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज कब इन्वोक किया जा सकता है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, भैया member can be called to contribute only in the event of winding up of the company। अरे मीत बाबा, किसको आवाज लगा रहे हो, या किसी और ने आवाज सॉरी सर, लगाई है, सॉरी भैया सर, या दीदी? बाय मिस्टेक चालू हो गया। सॉरी बाय सर, सॉरी। मिस्टेक चालू हो गया सर, ठीक है। मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एंड हर मेंबर की लाइबिलिटी कंपनी के टोटल डेट्स और लाइबिलिटीज के बरोबर होती है, इसलिए अनलिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। सारा का सारा पांचों छह पॉइंट इधर समराइज अप हो गए हैं। तो आज आपका काम क्या है सर? टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी को पूरा समराइज करके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लेना, चार्ट फॉर्म में लिख लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में, पॉइंटर्स फॉर्म में लिख लेना, चार्ट फॉर्म में लिख लेना, तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लास ही खत्म होती है, केवल नमित क्लास में रहेगा, बाकी सब जा सकते हैं, नमित को डाउट पूछना है इसलिए। यस सर। सर मैं पूछ रहा था कि कंपनी जो गारंटीड लायबिलिटी रहता है उसमें वो अमाउंट कितना कितना डिसाइड, कैसे, कौन डिसाइड करता है वो, मतलब मेंबर का? जो गारंटी वाला है, देख, हाँ या तो ये होगा कि जो भी इस कंपनी में मेंबर बन रहा है उसका अमाउंट एक पर्टिकुलर जो एमओए में है उतना अमाउंट हो जाएगा, कि भाई हर एक का 50,000 या 50 लाख या 5 लाख जो भी उधर लिखा हुआ है, या तो कॉमन हो जाएगा, या फिर कंपनी में घुसते वक्त खुद ये बंदा जो सब्सक्राइब कर रहा है टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब उसका मेंबर कंपनी का बन रहा है, वो अपना खुद का अमाउंट एक बता देगा, दैट आई मैक्सिमम मेरी इतनी लाइबिलिटी रहेगी। दोनों में से जो भी हो सकता है वैसे हो सकता है। ठीक है, तो बंदा अपना लीस्ट, तो मतलब मैं तो अपना लायबिलिटी कम भी कर सकता हूँ ना वैसा अमाउंट लिख के, तो वैसा? उस कंपनी को तेरे को मेंबरशिप देनी है या नहीं देनी है, फिर वो डिसाइड करेगी। बात समझा? ओके हर कोई, तू ओके। कल को बाहर निकलने लग गया, तू जिसको अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर करना चाह रहा है, अभी अपन ने नरेंद्र कुमार केस में पढ़ा ना, कंपनी एतराज कर सकती है उस पर। ठीक है, चलिए। सर मेरे को भी एक यस डाउट सर। है, हाँ वो पहले बोलिए। का मैंने मार्क करके रखा था, वो मैं भूल गई पूछना। हाँ बोलना, क्या हुआ? वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपने किया था ना? हाँ 5 या 6 टाइप्स पढ़े थे अपन ने कल। हाँ 6 टाइप्स पढ़े थे। तो हाँ उसमें जो एक ही मतलब एक ही पॉइंट था कि कुछ ऑपोजिट होता है, मेरे को वो पॉइंट समझा ही नहीं, देख, कि जब भी ऑपोजिट होता है तभी देख कुछ नहीं करते मैं ऐसा बता कुछ। देता हूँ तेरे को। मान ले इंश्योरेंस कंपनीज हैं और बैंकिंग कंपनीज हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी भी कंपनी है तो सर कंपनीज एक्ट लगेगा, हाँ सर लगेगा। ठीक है, बैंकिंग कंपनी है तो क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे? हाँ सर लगेंगे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई एक्ट और है, इधर भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट एक पर्टिकुलर मैटर पे बोलता है कि ईस्ट दिशा में जाओ, और आरबीआई एक्ट उसी सिचुएशन के लिए बोलता है कि वेस्ट डायरेक्शन में जाओ। तो फिर हम किस बैंकिंग कंपनी किसकी बात मानेगी यार? एक लॉ बोल रहा है इधर जाओ, दूसरा लॉ बोल रहा है उधर जाओ, तो बैंकिंग कंपनी तो फंस जाएगी ना बीच में, कौन से एक्ट की बात माने? कंपनी एक्ट का ही मानेगी ना पर। नहीं, यदि इन दोनों में अपोजिट बात हो रही है तो बैंकिंग कंपनी के लिए ज्यादा मैटर क्या करेगा? ये स्पेशलाइज्ड एक्ट जो उसके लिए बनाए या नहीं बनाए, बता। सर बैंकिंग जो क्या कंपनी है आरबीआई एक्ट सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है या केवल बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग से बनाया गया है?
बैंकिंग कंपनीज में। तो फिर इनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया है या नहीं बनाया गया है बता। तो जब हाँ, बना। स्पेशल एक्ट बनाया गया है तो नॉर्मल सिचुएशन वाली बात को नहीं मानेंगे, स्पेशल बात को मानेंगे। अभी दोनों जन बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट और हाँ, एक आरबीआई। पर्टिकुलर सेम मैटर पे दोनों अपोजिट बातें बोल रहे हैं, तो हम फिर किसकी बात मानेंगे कि जो हमारे लिए स्पेशली बनाया गया है उसकी बात मानेंगे। बट एक ही है तो उनका ही है। एक ही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, सिमिलर फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। मतलब सारे पॉइंट्स में ये कि है ना कि जो जिसका स्पेशलाइज्ड है उस मानो। स्पेशलाइज्ड की बात मानी जाएगी फिर यदि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है दोनों एक्ट्स में तो। थैंक यू। ठीक है, मैं समझ में आ गया। हाँ सर। तो कल से पढ़ने के बाय लिए सर, थैंक तैयार यू सर। रहना। सर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को नहीं पढ़ना है, सच्ची सबने बोला इसके लिए मैंने आपको बोला। और नीव ने बोला, नीव ने खुद ही अटेंड नहीं किया। अच्छा ठीक। सर झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अच्छा अच्छा सर मैं सच चल बोल अच्छा रही हूँ। चल कोई नहीं, लड़ने का काम तुम अपने इंस्टीट्यूट पे कर लेना, ठीक है। अभी और क्या, किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं, थैंक यू चलिए फिर सर। अपन कल है ना, कल 1 मतलब कल तुम लोग 12 o'clock के आसपास मेरी समझ से सब जने फ्री हो जाओगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 o'clock, थोड़ा सा लेट हुआ तो मैं मैसेज डाल दूंगा, अदरवाइज 1 o'clock अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, Thank ओके सर, ओके बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।